जी। क्या कर रहे तो थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक में फ़र्क है। स्टार्टिंग पाउडर कोटिंग का थर्मोप्लास्टिक से ही हुआ था, जिसमें उन्होंने पाउडर जो एलडी दाने हैं उनको एक्सट्रूडर में डाला और उसमें मास्टर बैच कलर्ड पिगमेंट के आते हैं सेम रेजिन में, उनको डालने के बाद पाउडर बनाया और उसको जैसे हैंगर पर या ये अपना फ्रिज के अंदर जो ग्रिल होती हैं उसके ऊपर कोटिंग करा गया। तो इसमें किस तरह से करते हैं, जो आइटम है उसको हम गर्म करके पाउडर में डिप कर देते हैं। डिप करने के से क्या होगा कि वो पाउडर जो होता है थोड़ा सा उस पर चिपक जाता है, और जब हम उसको दोबारा ओवन में डालते हैं तो वहां पे मेल्ट होकर पूरा सेट हो जाता है। तो हम लोग यहाँ बात करेंगे थर्मो सेटिंग की, जो कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। थर्मो सेटिंग में जो बेसिक रेजिन चलते हैं वो इपॉक्सी, इपॉक्सी, देन इपॉक्सी एंड पॉलिएस्टर। इसको हम लोग हाइब्रिड भी बोलते हैं सर, बिकॉज दिस इज इपॉक्सी एंड पॉलिएस्टर। थर्ड आ जाता है प्योर पॉलिएस्टर। प्योर पॉलिएस्टर में पॉलिएस्टर रेजिन एंड टीजीआईसी हार्डनर। यहां पर प्योर इपॉक्सी में इपॉक्सी रेजिन एंड डाइसाइनाडाइमाइड, ये हार्डनर लेते हैं, जिसको कॉमर्शियल अच्छा। टर्म में B31 या इसमें और कंपोजिट करके B68। प्रमोद जी आप समझ रहे हो, विनोद जी आप मैं समझ समझ रहे रहा होंगे, हूँ। जो B68 होता था ये पहले केवल जर्मनी की एक कंपनी थी वो बनाती थी, बट आजकल चाइना से बहुत सारे हाँ हार्डनर आ गए जिनमें 68 लगा होता है के M68, है ना, हाँ M68, हाँ MB68, हाँ हाँ TP68, इस तरह से हाँ। बहुत सारे हैं। हाइब्रिड सिस्टम, देन इसके बाद में पॉलीयूरेथेन सिस्टम। हेलो। जी, हाँ पॉलीयूरेथेन सिस्टम, इसमें पॉलिएस्टर रेजिन ठीक आ रहा हूँ। प्लस आइसोसाइनेट हार्डनर। हम्म। तो नॉर्मली ये चार तरह के पाउडर मार्केट में चलते हैं। हाइब्रिड जो सिस्टम होता है इसमें दो तरह से बल्कि तीन तरह के सिस्टम है सर। वन इज इपॉक्सी एंड पॉलिएस्टर। सो इपॉक्सी पॉलिएस्टर में पॉलिएस्टर की जो कैटेगरी होती है ये बेसिकली 50-50, 70-30 एंड 60-40, ये तीन तरह से चलता है। सो ये अगर हमको पॉलिएस्टर चूज करना पड़ेगा, सो वी कैन गो विद जो कैटलॉग होता है पॉलिएस्टर मैन्युफैक्चरर का, हमें उसको देखना पड़ेगा। उसमें बिल्कुल क्लियर लिखा होता है कि कौन सा पॉलिएस्टर 50-50 में चलेगा, कौन सा 70-30 और कौन सा 60-40 में। तो 50-50 का रेशियो मतलब होता है कि 50 इपॉक्सी और 50 पॉलिएस्टर। जब हम 70-30 में आएंगे तो इसमें 70 पॉलिएस्टर और 30 इपॉक्सी, और इसी तरह 60-40 में 60 पॉलिएस्टर एंड 40 इपॉक्सी। ये भी हम आपको एक फॉर्मूला भी दिखाएंगे। लिखते हैं।
प्रारंभिक F कौन सा है, सिनर्जी है और एक एक्चुअली कैलकुलेशन हम दिखाना चाह रहे हैं आपको। जी, ये स्क्रीन तो दिख रहा है ना आप लोग को? हाँ सर दिख रहा है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये तो कैलकुलेशन में आ जाएगा। नहीं, तो कैलकुलेशन में आ गया। जी, ये देखिए, ये है एपॉक्सी का। इसमें एक हमने फॉर्मूला अपना लगा रखा है। ये फॉर्मूला विनोद जी आप नोट कर लीजिएगा। epoxy requirement is equal to R. R is amount of कार्बोक्सिल और हाइड्रोक्सिल फंक्शनल रेजिन, यानी पॉलिस्टर रेजिन की अमाउंट कितना है, एसिड वैल्यू एंड इपॉक्सी इक्विवेलेंट वेट, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके, जो क्योंकि ये टाइट्रेशन मेथड्स होता है इसलिए फैक्टर आ जाता है। ये 56.1 बेसिकली क्यूएच की एटॉमिक नंबर होता है। वहां से हमने एक फॉर्मूला जनरेट करके यहाँ पर रखा हुआ। अब अगर हम लोग यहाँ पर चेंज करेंगे, सपोज इपॉक्सी 50 है और पॉलिस्टर की एसिड वैल्यू इसके लिए 73 होना चाहिए, और पॉलिस्टर हमने वैसा इंजीनियरिंग आएगा ना। ये देखिए, इपॉक्सी का जो हम लोग नॉर्मल इपॉक्सी यूज करते हैं पाउडर कोटिंग में, उसका इपॉक्सी इक्विवेलेंट वेट 750 होता है सर। और अगर हम 50-50 के लिए पॉलिस्टर लेंगे, उसका एसिड वैल्यू 73 होना चाहिए। आना चाहिए। तो अगर हम पॉलिस्टर, ये देखिए, यानी इपॉक्सी की इपॉक्सी इक्विवेलेंट वेट 750, पॉलिस्टर की एसिड वैल्यू 75। तो अगर हम 50 पॉलिस्टर लेंगे, उसके लिए इपॉक्सी, ये जो हमने बनाया हुआ कैलकुलेशन यहां से आ जाता है 50, इसीलिए हम लोग इसको 50-50 बोलते हैं। लेकिन जब हम चेंज करेंगे, अगर हमें पॉलिस्टर लेना है 70-30, यानी पॉलिस्टर हम 70 लेंगे, तो इस पॉलिस्टर की एसिड वैल्यू 30 होती है ऑलमोस्ट। ये देखिए, तो यानी 70 पॉलिस्टर के लिए रफली 30 पार्ट इपॉक्सी चाहिए। अब हम बेसिक यहीं पे आ जाते हैं, और इसी तरह ये 60-40 का होता है। 40 जी, और जो हम लोग ये पॉलिस्टर रेजिन के लिए लेंगे, तो बेसिकली इसमें पॉलिस्टर रेजिन, उसकी एसिड वैल्यू तो वही रहेगी 30 के आसपास, बट डिफरेंट रॉ मटेरियल से बनाया जाता है, इसलिए वो कैटलॉग से आप लोग ले सकते हैं। पॉलिस्टर रेजिन लेंगे एंड टीजीआईसी, तो इसमें 93 पॉलिस्टर होता है एंड 7 टीजीआईसी होता है। इस प्योर पॉलिस्टर में एक कैटेगरी और आती है, जिसको आप विनोद जी आप समझते होंगे। ये पिरामिड एक रॉ मटेरियल होता है, पिरामिड हार्डनर, जो कि बिस्फेनॉल ए फ्री होता है। यानी जो टीजीआईसी होता है वो बेसिकली बिस्फेनॉल ए उसमें रहता है, क्योंकि दिस इज अ टाइप ऑफ इपॉक्सी रेजिन। सो यहां पर हम लेंगे पॉलिस्टर एंड पिरामिड। पिरामिड बेसिकली एक कंपनी थी जर्मनी में, ईएमएस रेजिन उनका ब्रांड नेम है। ये पिरामिड बहुत से नाम से आता है, जैसे आपने देखा होगा 552,
या बहुत सी कुछ कंपनियां 1002, यानी आपको वो लेना है पिरामिड ही। इसका जब हम रेशियो में कैलकुलेशन लेंगे तो ये बेसिकली 95 एंड 5 रहेगा, यानी पॉलिस्टर रेजिन 95 लेंगे और हार्डनर इसका 5 रहेगा। इसी तरह ये पॉलीयूरेथेन में भी कैलकुलेशन होती है, वो हम आगे बताएंगे आप लोगों को। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं पाउडर कोटिंग से। जी, ये बेसिकली क्या होता है, जितने भी रॉ मटेरियल को हम लोग वे करेंगे उनको यहाँ पे प्री मिक्सर में पहले डालेंगे। प्री मिक्सर में होमोजेनाइज मिक्सिंग हो जाएगी सारे रॉ मटेरियल की, और इस लाइन में जब हम मटेरियल लेके, ये एक्सट्रूडर है, एक्सट्रूडर लाइन पे जब हॉपर में डालेंगे देन ये बैरल में आएगा। बैरल में हीट चिल्ड वाटर एंड थर्मो टेम्परेचर, ये अपना थर्मो हीटर होते हैं, उनसे कंट्रोल करते हैं सोलेनॉइड वाल्व के थ्रू। जो भी हमें टेम्परेचर मेंटेन करना था, जो बैरल है ये सेगमेंट में सेगमेंटेड बैरल होती है। जहाँ पे मटेरियल गिर रहा है इसमें हम लोग 30 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करते हैं। सेकंड जोन में 80 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड जो डिस्चार्ज एंड का है इसमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास मेंटेन करते हैं। बट ड्यू टू फ्रिक्शन यहाँ टेम्परेचर और जनरेट हो जाता है, तो जो मोल्टन मटेरियल एक्सट्रूडर से निकलता है उसका हमको टेम्परेचर 125 के आसपास मेंटेन करना चाहिए। मीन सपोज उसका आपको कभी 140 अगर आ रहा है तो आप जो डिस्चार्ज एंड का 100 हमने बोला है उसको 90 के आसपास कर लीजिए, बिकॉज 140 से ऊपर फिर जो पॉलीमर है उसकी डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है और वो दिक्कत करता है। एक मिनट सर, बिकॉज आई एम घर पे हैं, एक कुछ बोल रहे हैं। ठीक है ठीक है। इसके लिए पहले हम वीडियो दिखाते हैं आपको। ये एक्सट्रूडर से पहले ऊपर का हॉपर है, और जो भी मटेरियल है उसको हम प्री मिक्स करके इस एक्सट्रूडर के हॉपर में डालते हैं। ये तो विनोद जी आपने तो बिल्कुल प्रैक्टिकली देखा होगा ये। हाँ सर देखा हूँ। जी जी। अच्छा, आपके बड़े भाई का भी क्या नाम है उनका? सतेंद्र जी। आपके बड़े भाई पहले देखते थे ना ट्यूलिप को, विनोद जी? नहीं सर मालूम, हाँ मालूम नहीं सर, मैं तो न्यू हूँ, मुझे नहीं मालूम अच्छा, सर। आप नहीं हुए, ओके ओके। तो ये बेसिकली, ये देखिए, ये मोटर से ड्राइवन होती है, इसमें नीचे मोटर लगी होती है, और इसमें मोटर की कैपेसिटी किस तरह से लेते हैं, जैसे सपोज 100 किलोग्राम पर आवर का अगर हमें मशीन लगाना है तो उसके लिए 20 एचपी की मोटर नीचे लगी होती है। वो एसी मोटर भी ले सकते हैं आप और डीसी मोटर भी ले सकते हैं। दोनों में फ़र्क ये होता है कि जो डीसी मोटर होती है उसमें टॉर्क ज़्यादा होता है,
और एसी मोटर में कभी कभी ट्रिप कर जाती है। एसी मोटर को ड्रिवन के लिए हमें फ्रीक्वेंसी ड्राइवर लगाना पड़ता है जो आपके पैनल बोर्ड में लगा होता है, और डीसी मोटर का जो पैनल बोर्ड होता है वो थायरिस्टर ड्राइव से चलता है। डीसी मोटर में कार्बन कपलिंग से होता है, उसमें साइड में कार्बन लगे होते हैं मोटर के अंदर। तो लेकिन आजकल के जितने भी एक्सट्रूडर हैं उनमें एसी मोटर ही आ रही है। ये देखिए यहाँ से जो हम लोगों ने ऊपर से मटेरियल प्रीमिक्स करके डाला था, वो मटेरियल, ये वीडियो एक्चुअली थोड़ा सा साइड से बनाया है उन्होंने, इसलिए थोड़ा सा दिख रहा होगा आप लोग। जो मटेरियल ऊपर से डाला था वो, जी, ये कपलिंग से होते हुए इस छोटे हॉपर में आता है और इस बैरल में आ जाता है। अभी बैरल सीधी हो जाएगी। और देखिए ये बैरल स्प्लिट बैरल होती है। स्प्लिट बैरल मतलब ये है कि इसमें नट बोल्ट से टाइट होती है। अगर हम नट बोल्ट हटा दें और जो ये हैंडल है इसको उठाएंगे तो बैरल खुल जाएगी और अंदर हमको स्क्रू दिखेगा। वो क्लीनिंग इजी हो इसलिए हम लोगों ने स्प्लिट बैरल चालू हुई है। पहले बिल्कुल क्लोज बैरल चलती थी। और ये जो पाइप लगे इनमें ठंडा पानी चलता है और हीटर लगे होते हैं सॉलिनॉइड वाल्व की वजह से, ये हम लोग मेंटेन कर लेते हैं टेम्परेचर। ये देखिए मोल्टन मटेरियल गिर रहा है और ये गिरता है चिल्ड वाटर, चिल्ड रोल के ऊपर। चिल्ड रोल इसमें कंप्रेशर, जो जैसे फ्रीजर में होता है कंप्रेशर, उस तरह के कंप्रेशर होते हैं 10 HP के, 20 HP के, जितने भी कैपेसिटी आपको लगानी है। तो चिल्ड वाटर 5 डिग्री का इसमें रनिंग करता है। तो जो मटेरियल ये बिल्कुल 130 डिग्री का है, इस पर आते ही ये बिल्कुल सॉलिड हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल जो मोल्टन मटेरियल था बिल्कुल सॉलिड हो गया। और इसके आगे एक पिंस लगे होते हैं जिनको किबलिंग बोलते हैं, वो इस शीट को छोटे छोटे चिप्स फॉर्म में तोड़ देते हैं। जी, ये देखिए सामने ये चिप्स तोड़ रहा है और ये नीचे ट्रे में इकट्ठे होते रहते हैं। इन चिप्स को बाद में ग्राइंडरिंग में डाल देते हैं। ये देखिए चिप्स हमने डाले हुए हैं और यहाँ पर चिप्स के साथ में एक फ्यूम्ड सिलिका और एडिटिव आता है। बहुत ही बहुत ही लाइट वेट होता है। आप ये समझिए 10 किलो का बैग भी काफ़ी बड़ा होता है, तो उसको यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किया जाता है चिप्स के साथ में। सो चिप्स मतलब उसको एंटी केकिंग एजेंट भी बोलते हैं, जिससे जो पाउडर पार्टिकल्स बन जाता है वो आपस में चिपके नहीं। वो हम फॉर्मुलेशन पोर्शन में आपको बताएंगे। ये देखिए चिप्स आगे जा रहे हैं और ये मेन मिल होती है।
मेन मिल में आप लोगों ने देखा होगा कि मेन मिल नीचे होती है, जो कि करीब 5000 आरपीएम पे चलती है, और उसको मोटर से फिक्स आरपीएम पे चलती है। उसके ऊपर जो लीड होती है वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी इसमें नहीं आया वीडियो में। उसको साइक्लोन बोलते हैं। ये इसके मिल के ही ढक्कन के ऊपर से मोटर उल्टी लगी होती है और उसमें लगाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमें पार्टिकल साइज है जो कंट्रोल करना है, वो साइक्लोन के स्पीड से हम कर सकते हैं। अगर हमको फाइन चाहिए तो हमें ज़्यादा आरपीएम पे चलाना पड़ेगा, अगर हमें कोर्स चाहिए तो हमें कम आरपीएम पे चलाना पड़ेगा। ये कलेक्ट हो रहा है यहाँ पे पाउडर। ये तो डस्ट कलेक्टर है, और ये पीछे ब्लोअर फैन लगा हुआ है। ब्लोअर फैन बेसिकली इसमें वैक्यूम जनरेट करता है, जो एयर है उसको सक करता है। तो जहाँ पर चिप्स गिर रहे थे वहाँ पे एक ओपन स्पेस होता है, वहाँ से वो एयर शक करता है। जब ब्लोअर हम चला देंगे और जो एक्स्ट्रा फाइन यानी 5 माइक्रोन से कम पार्टिकल साइज का जो पाउडर है वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। इसमें फिल्टर बैग होते हैं, फिल्टर बैग के ऊपर आके इकट्ठा होता है वो पाउडर, और ये ब्लोअर जो है वो अंदर से एयर शक करता है। तो जब भी फिल्टर बैग में हम सॉल्वेंट वाल्व से एयर पल्स मारेंगे तो सारा पाउडर गिर जाता है यहाँ से, और यहाँ से हम कलेक्ट कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं अब जी। तो हम लोग यहाँ पर थे सर। अब पाउडर कोटिंग में जो बेसिक फार्मूले होते हैं उसमें कुछ चीज़ें जो रॉ मटेरियल हैं वो होते हैं रेजिन। रेजिन में आप एपॉक्सी पॉलिस्टर दोनों चीज़ ले सकते हैं। देन हार्डनर, हार्डनर के बाद में एडिटिव। एडिटिव में एक तो एंटी गैसिंग एजेंट जिसको हम लोग बेंजोइन भी बोलते हैं, बेंजोइन। देन फ्लो एडिटिव, देन कुछ स्पेशल कभी कभी स्ट्रक्चर वगैरह अगर बनाना पड़ता है तो वो एडिटिव स्पेशल एडिटिव होगा। और इनके साथ में हमें लेना पड़ता है फिलर, देन पिगमेंट। फिलर्स में डिपेंड करता है कि आपके प्रायोरिटी क्या है। अगर आप मैट फिनिश बनाना चाहते हैं, मैट यहाँ पे हम बता देते हैं। देखिए ग्लॉस वाइज जो पाउडर हैं इनको जो कन्वर्ट किया जाता है वो ग्लॉस लेवल के हिसाब से होता है। सबसे पहले आता है डेड मैट। डेड मैट, डेड मैट की ग्लॉस जो है वो 0 से 5 तक रहती है। ये 45 डिग्री के ग्लॉसोमीटर पे हम लोग चेक करते हैं, 0 to 5। देन मैट, मैट में अगर हम बात करेंगे तो ये 10 to 20 आ जाएगा। और जब हम सेटिन, तो सेटिन के लिए ग्लॉस लेवल above than 20 to 40। देन सेमी ग्लॉसी, सेमी ग्लॉसी में 70 to 80। ये ग्लॉस वैल्यू की बात कर रहे हैं हम सर। और जब हम ग्लॉसी पे आते हैं, ग्लॉसी में 85 to 90 वैल्यू होना चाहिए। और देन हम सुपर ग्लॉसी, तो इसकी वैल्यू above 90
एंड 95। तो इसके हिसाब से हम यहाँ पे करेंगे फॉर्मुलेशन। अभी आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहे हैं। तो जब हम सपोज बेसिक होता है पहले ग्लॉसी फिनिश, तो उसके लिए हम रेजिन लेंगे। हार्डनर इसमें कुछ नहीं डाला जाएगा, बिकॉज जो इपॉक्सी एंड पॉलिस्टर है वो आपस में खुद ही क्रॉस लिंकिंग करते हैं, तो हमें कोई सी भी हार्डनर की यहाँ ज़रूरत नहीं होती है। देन बेंजोइन हम इसलिए डालते हैं, इसका काम होता है एंटी गैसिंग एजेंट। मीन्स जो इपॉक्सी और पॉलिस्टर के केमिकल रिएक्शन से जो वाटर ऑफ रिएक्शन बन रहा है, उसको ये नॉर्मल वाटर जो है वो 100 डिग्री पे बॉयल होता है, ये 80 डिग्री से ही उसको रिमूव कर देता है। यानी जो मशीन में से मोल्टन मटेरियल आ रहा है, कई बार कुछ वाटर वहाँ से भी निकालता है, और कुछ जब क्योरिंग हो जाती है एप्लीकेशन के बाद में, जब पाउडर क्योर हो रहा है वहाँ पे भी वाटर निकाल देता है। फ्लो एजेंट हम बेसिकली इसलिए डालते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं पाउडर में, जितने भी पार्टिकल्स हैं, हर पार्टिकल पे जितने भी हमने रॉ मटेरियल डाले हैं वो सारे प्रेजेंट होते हैं। यानी किसी भी पार्टिकल में रेजिन भी होगा, बेंजोइन भी होगा, फ्लो भी होगा, एडिटिव, फिलर, पिगमेंट सब होंगे। तो फ्लो को इसलिए हम डालते हैं कि जो सरफेस टेंशन है वो कम हो जाएगा और फिल्म स्मूथली मतलब बहेगी, क्योंकि लिक्विड पेंट में तो सॉल्वेंट होते हैं इनको फ्लो करने के लिए, बट पाउडर कोटिंग बिकॉज ये 99.9% सॉलिड होता है, तो इसमें कोई भी सॉल्वेंट यूज नहीं होता है, इसलिए हम फ्लो एडिटिव यूज करते हैं। तो ये सरफेस टेंशन कम कर देता है, तो जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में चिपक जाते हैं आराम से और स्मूथ फिनिश बन जाती है। स्पेशल एडिटिव, ये एक तो टेक्सचर फिनिश बनती है। टेक्सचर फिनिश इसको बोलते हैं, जो एमरी पेपर वाली फिनिश होती है उसको टेक्सचर बोलते हैं। देन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर होती है बेसिकली रिंकल फिनिश। और इसके बाद में कुछ जैसे हैमरटोन फिनिश होती है। फिर और भी आएंगी, वो हम धीरे धीरे फॉर्मुलेशन में आपको बताएंगे डिटेल में। तो जो हम फिलर लेते हैं बेसिकली, अगर हम मैट फिनिश सबसे पहले हम करते हैं ग्लॉसी, तो वहां पर हम लेते हैं रेजिन, बेंजोइन, फ्लो, एडिटिव जाएंगे नहीं कोई है। फिलर में हम लेंगे बेरियम सल्फेट, प्रेसिपिटेटेड, एक बेरियम सल्फेट भी होता है प्रेसिपिटेटेड, और एक बेरियम सल्फेट जिसको नेचुरल बेराइट भी बोलते हैं। दोनों में केमिकल कंपोजिशन तो सेम ही होता है, BaSO4, बट बेरियम सल्फेट जो PPT है ये केमिकल प्रोसेस से बनाते हैं, और बेराइट नेचुरल प्रोसेस होता है। तो जो बेरियम सल्फेट ग्लॉसी बनाना होगा तो हमें बेरियम सल्फेट लेना पड़ेगा, और जब हम कम ग्लॉसी बनाएंगे तब बेराइट डालेंगे, वो हम आपको बताएंगे। तो फिलर में हम अगर ग्लॉसी बनाना तो केवल और केवल बेरियम सल्फेट लिया जाएगा। पिगमेंट्स में हमारी रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से होगा। जैसे अगर वाइट आप बनाना है तो आपको टाइटेनियम डाइऑक्साइड लेना पड़ेगा। टाइटेनियम डाइऑक्साइड की जो ओपेसिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, बट फिर भी अगर हमें वाइट कलर बनाना है तो हमको कम से कम 24% फॉर्मूले का टाइटेनियम लेना पड़ेगा। मतलब अगर हम 100 किलो बना रहे हैं तो हमें 24 किलो लेना पड़ेगा फॉर्मूला टाइटेनियम डाइऑक्साइड। और इसके बाद अगर इसमें कोई दूसरे कलर बनाना है, जैसे सपोज आइवरी बनाना है, तो आइवरी में हम येलो टिंट करेंगे। येलो टिंट के लिए हमको मिडिल क्रोम या लेमन क्रोम, जैसा भी कलर हो उस टाइप से मिडिल क्रोम या लेमन क्रोम हम लेंगे, और ये बहुत कम पड़ते हैं। आप ये मान लीजिए अगर 24 किलो है तो 0.01 ग्राम, बहुत हल्का सा टिंट आएगा आइवरी कलर के लिए। हाँ, लेकिन अगर हमें गोल्डन येलो बनाना है तो फिर आपने देखा होगा गोल्डन येलो अगर हमें बनाना है तो हमें उसमें टाइटेनियम नहीं डालना पड़ता है या बहुत कम डालना पड़ता है।
मैक्सिमम मिडिल क्रोम से आ जाता है, और मिडिल क्रोम हमें 25% डालना पड़ेगा। टाइटेनियम इसमें अगर किसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, आपके पास जो स्टैंडर्ड कलर आया है उसमें अगर हमको कुछ मटेरियल डालना है तो हम टाइटेनियम से हल्का सा टिंट करेंगे, तो टाइटेनियम से वो कलर लाइट हो जाएगा। लेकिन अगर हम, ये तो हमने वाइट की बात की, अगर हम लोग इसमें ब्लैक की बात करेंगे, ब्लैक हमें टोटल फॉर्मूले का केवल 1% लेना पड़ता है। इससे ज़्यादा अगर आप कार्बन ब्लैक लेंगे फॉर्मूले में तो उसमें ऑरेंज पील आती जाएगी। अब कार्बन ब्लैक में भी बहुत सारे कार्बन ब्लैक होते हैं। एक तो नॉर्मल ग्रेड होता है N220, जो कि रबर ग्रेड है ये। इसका कितना विनोद? तो N220 हम 1% लेंगे। अब अगर हमें जेटनेस चाहिए, देखिए ब्लैक और जेटनेस में फर्क है, यहाँ पे ये समझना होगा आपको। ब्लैक सारे ब्लैक होंगे लेकिन उसमें जेटनेस, यानी अगर आप उसको एक एंगल पे देखेंगे तो आपको कंपैरिजन से पता चल जाएगा जेटनेस, उसमें कालापन, मतलब काले में भी कालापन, उसको जेटनेस बोलते हैं। तो इसके लिए 220 जो नॉर्मल रबर ग्रेड है, इसकी जगह हमें थोड़ा सा बेटर लेना पड़ेगा, रेवन 5000 या मोनार्च 800। मोनार्च 800 इनमें जेटनेस थोड़ी बेटर होती है। तो जैसे जैसे हम जेटनेस बढ़ाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट जो रॉ मटेरियल है वो कॉस्टली होता जाएगा, तो हमें कोशिश करनी चाहिए, अगर हम 220 ले रहे हैं तो 1% लें, और अगर हम यहाँ पर आ गए हैं तो हमें इनका लेना चाहिए 0.9 जी। इसका जो जेटनेस बढ़ गई तो यहाँ पे हमें 0.9% लेना चाहिए। और जब हम लेना है इसका झरोक्स, आप समझ गए, प्रोडक्ट मिल गया आपको। हाँ, पुराने में मैं कोशिश कर रहा हूँ जो भी और निकलना चाहेगा। इससे और जब हम ऊपर जाएंगे तो हम 0.7 से किसी को देना नहीं है ना, मेरे को ये अपने पास रखना है। 0.8 तक अगर हम जाएंगे तो एक और जेटनेस होता है FW200। अगर आप लोगों ने कभी यूज किया होगा, विनोद जी आपने यूज किया है ये कभी? हेलो विनोद जी। हाँ सर सुन रहा हूँ। ये नहीं FW200 आपने कभी यूज किया है? FW नहीं सर, नहीं यूज अच्छा, किया। ये डिग्यूसा का आता है। मेरे को ज्यादातर सर यूज यही होता है N220। मैक्सिमम तो ये लेकिन क्योंकि आजकल वैसे ही कॉस्टिंग काफी आ रही है तो जी। लेकिन अगर कोई कस्टमर आपको बोलता है कि हमको जेटनेस चाहिए, तो आप कभी भी कार्बन ब्लैक की डोज मत बढ़ाइएगा, नहीं तो ऑरेंज पील आ जाएगा। हमने देखा है कुछ लोग क्या करते हैं 1.2% या 1.5% जो N220 उसी की डोज बढ़ाते जाते हैं। तो अच्छा हाँ, बेसिक क्या होता है, जो कार्बन ब्लैक का ऑयल एब्जॉर्प्शन है वो ज्यादा होता है नॉर्मल पिगमेंट से। अच्छा। तो ऑयल एब्जॉर्प्शन की वजह से ये रेजिन पोर्शन को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो आपका फ्लो के लिए रेजिन कम बचेगा, तो ऑरेंज पील आ जाएगी। तो इसलिए अगर आपको कस्टमर बोल रहा है जेटनेस के लिए, तो आप ये थोड़े से कॉस्टली प्रोडक्ट यूज करना पड़ेंगे आपको। अच्छा जी, तो ये हो गया। अब हम लोग आते हैं पिगमेंट पे। पहले तो फिलर पे आ जाते हैं। फिलर देखिए, हमने आपको बताया बेरियम सल्फेट, ये बेसिकली होता है BaSO4, ठीक है। लेकिन इसमें इम्प्योरिटी कुछ नहीं होती क्योंकि केमिकल प्रोसेस से बनाया हुआ, क्रिस्टलाइन प्रोसेस से बनाया जाता है ये। जी, अच्छा, अपना ऊपर पीछे छूट गया। अभी हम लोग तो यहाँ बात की थी ग्लॉसी फिनिश की। अब इसी में अगर हम सेमी ग्लॉसी पे जाएंगे, जिसकी ग्लॉस लेवल 70 से 80 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेरियम सल्फेट को हटा दीजिए यहाँ से। अब अगर ये वाइट कलर है तो आप बेराइट लीजिए। बेराइट को हम लोग बेरियम सल्फेट, नेचुरल बेरियम सल्फेट भी बोलते हैं, या बेराइट SSW। SSW का बता पाएंगे विनोद जी आप? क्योंकि आप इंडस्ट्री से, इसलिए हम पूछ रहे हैं आपसे। SSW क्यों बोलते? SSW क्या होता है, ये क्यों बोलते हैं इसको? एक्चुअली इतना नहीं समझ कोई पा बात रहा नहीं सर। सर, SSW मेरे को यूज
आपने होता तो बताया है था ना, 12-50 नहीं आपने बोला था कि हम न्यू है इंडस्ट्री में, इसलिए हम आपको इसके बारे में और बता रहे हैं। ये होता है सुपर स्नो वाइट, ऊपर सुपर सुपर स्नो वाइट, ठीक स्नो है। वाइट। SSW इसीलिए बोलते हैं इसको, बेराइट होता है सुपर स्नो वाइट, ठीक है। तो अगर हमें प्योर वाइट बनाना है लेकिन कम ग्लॉस का बनाना है, तो हम क्या करेंगे, रेजिन, फ्लो, बेंजोइन और यहाँ पे बेराइट SSW लेंगे, बेरियम हटा देंगे इसमें से, बेरियम सल्फेट या उसको ब्लैंक फिक्स भी बोलते हैं, वो आप हटा दीजिए बिल्कुल, केवल बेराइट SSW लीजिए, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि इसमें और ग्लॉस कम करना है, तो आप बेराइट के साथ साथ कैल्साइट और डोलोमाइट, ये फिलर भी होते हैं, एक्सटेंडर बोलते हैं, एक्सटेंडर या फिलर बोलते हैं इनको। तो आप इनका रेशियो सेट करना पड़ेगा आपको, जब हम फॉर्मुलेशन में आएंगे तो आपको बताएंगे। यानी सेमी ग्लॉसी के लिए आप पहले प्रेफरेंस करिए बेराइट SSW, और अगर आपको उससे भी थोड़ा कम ग्लॉस चाहिए तो आप कैल्साइट ले सकते हैं या डोलोमाइट। लेकिन अगर आपका कलर है, कोई डार्क कलर है, ब्राउन है सपोज, या येलो है, तो आप क्या करिए, क्योंकि कॉस्टिंग इसकी ज़्यादा होती है SSW की, तो आप बेराइट ऑफ कलर, आपने कभी सुना है नाम? हेलो विनोद जी, आप ऑनलाइन मतलब अनम्यूट करिए जरा, हाँ, क्योंकि आपसे हमें डिस्कशन करने में, नहीं आपसे डिस्कशन करने में मैं थोड़ा सा अच्छा लगे, क्योंकि आप इंडस्ट्री से हैं, है ना। तो ये बेराइट ऑफ कलर, सुन रहा हूँ। जी बेराइट ऑफ कलर आपने यूज किया होगा। ये जनरली हम लोग सैटिन में, मैट में और डेड मैट में यूज करते हैं। बेराइट ऑफ कलर ज्यादा क्वांटिटी में होता है, और इसके साथ में हम लोग कैल्साइट और डोलोमाइट भी लेते हैं। इसका जो कंपोजिशन है वो भी हम आगे फॉर्मुलेशन में बताएंगे आपको।